नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। आजमगढ़ में उपचुनाव का शोरगुल जो है बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। हमारी टीम कई दिनों से आजमगढ़ में है। सपा, बसपा, भाजपा के तमाम कार्यक्रम हो, चाहे आम जनता से बात हो, हम कर रहे हों। और इन सब आबाधाबी के बीच में हमें इस चुनाव में जो कंटेस्ट कर रही है एक ऐसी पार्टी मिली जिसने अपनी जो मैनिफेस्टो है उसमें कुछ ऐसी दिलचस्प बातें लिखी हैं कि मैं मजबूर हो गया कि मिला जाए और उनसे भी उनका पक्ष जाना जाए। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जो बड़ी पार्टियां हैं उनका जो है मीडिया में चर्चा होती है, लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं लेकिन ईमानदार पार्टियां हैं, बड़ी मीडिया है, उनको तवज्जो नहीं देती और ना ही उनकी चर्चा होती है। हमारे साथ मौलिक अधिकार पार्टी के जो तमाम जो है कार्यकर्तागण हैं या तमाम पदाधिकारी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनका पक्ष जानेंगे। हमारे साथ मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजेंद्र शर्मा जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, मौलिक अधिकार पार्टी नाम ही है जो जनता से कनेक्ट करता है, क्या कहेंगे आप? मान्यवर, जैसा कि आपने कहा, नाम ही बता देता है कि उसका क्या काम है जी। जब भारत देश जो है अपना स्वतंत्रता दिवस का वो रजत जयंती मना रहा हो, कहने का आशय है 75 साल बीत गए हों, फिर भी आम जनता को उसका मौलिक अधिकार पता नहीं है कि क्या है। ये सरकार का काम है कि जनता को जाके बताए कि उसका मौलिक अधिकार क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, उसके अधिकार क्या हैं, लेकिन सरकार नहीं बताती है। जो किताबें चलाती है विद्यालयों में शिक्षा मंत्रालय से, उसमें मंदिर का जिक्र तो होगा, रामायण पढ़ाया जाएगा, महाभारत पढ़ाया जाएगा, लेकिन संविधान नहीं पढ़ाया जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार संविधान के तहत कार्य नहीं करना चाहती। वो केवल पुराने ढर्रे पे, या यह कह लें कि जो विधान था उसका प्राचीन विधान के तहत चलना चाहती है, संविधान के तहत नहीं चलना चाहती। क्योंकि तमाम बड़ी पार्टियां जो हैं यहाँ आजमगढ़ से चुनाव लड़ रही हैं उपचुनाव में, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, तो मौलिक अधिकार पार्टी आम लोगों से कैसे जो कनेक्ट कर रही है, कैसे जनता तक पहुँच रही है, अपनी बात को पहुँचा रही है? ये सीधी सी बात है। जैसे आप मेरा मैनिफेस्टो पढ़ करके मेरे पास आ गए, इसी तरह से मैं जनता के बीच अपना मैनिफेस्टो बांटता हूँ, अपनी नीतियाँ बताता हूँ, विपक्षियों का भी नीति बता देता हूँ कि वो आपको अधिकार नहीं देना चाहते, इसलिए संविधान की बात वो नहीं करते हैं, न संविधान बताते हैं, न संविधान लागू करते हैं। हमने एक शब्द कहा, संविधान लागू नहीं करते, संविधान बदलना चाहते हैं। आप देखेंगे आज यूपी की सरकार खुद न्यायपालिका बन गई है और खुद कार्यपालिका बन गई है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जिस तरह आप पहुँचे हैं, इसी तरह हमारा मैनिफेस्टो पढ़ करके, हमारा घोषणा पत्र पढ़ करके आम जनता हमारे नंबर पे कांटेक्ट करती है, हम उनसे मिलते हैं, डोर टू डोर प्रचार करते हैं, उनको संविधान के विषय में बताते हैं। इस तरह हम चलते चले जा रहे हैं। लेकिन जो पार्टियां हैं वो बहुत पैसे वाली पार्टियां हैं, उनके पास तमाम जो साधन हैं, प्रचार प्रसार के साधन हैं, गाड़ियां हैं, आप देख रहे हैं। और बड़े बड़े मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो भी आजमगढ़ में आए, और अभी आज सुनाई में आ रहा है कि अखिलेश यादव भी यहाँ आने वाले हैं। तो इतने बड़ी पार्टियों के सामने मौलिक अधिकार पार्टी कैसे जो है एक पहचान बना पाएगी? बहुत सीधी सी फंडा है। न देश पैसे वालों से चलता है और न देश किसी पूंजीपति से चलता है। अगर ऐसा होता तो अडानी अंबानी इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते। ये देश संविधान से चलता है, और वो सारी पार्टियां जो संविधान की बात नहीं करती, तो हमारी लड़ाई तो सीधे सीधे है जो असंवैधानिक पार्टियां उनसे, और जो हमारी पार्टी संवैधानिक पार्टी है उससे। तो हमेशा संविधान जीतता है और हम जीतेंगे। यूपी में अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से जो है बुलडोज़र की राजनीति जो है वो बहुत प्रचलन में आ गई है, और तमाम जो वंचित शोषित समाज के लोग हैं उनके ऊपर आए दिन जो है घटनाएं भी जो हैं, हिंसा की घटनाएं हैं या चाहे आपराधिक मामले हैं, वो बढ़ गए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार में न्यायपालिका खत्म हो गई है। ये यहाँ की सरकार स्वतः न्यायपालिका बन गई है। ऐसी स्थिति में वो चुन चुन करके दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को टारगेट करती है, ताकि ये उठ न सकें और उन लोगों का, फॉरवर्डों का
मुकाबला न कर सकें, इसलिए ये ऐसी नीति बनाती है। जैसा कि मैं संकेत पहले ही कर चुका हूं कि ये सरकार खुद न्यायपालिका बन गई है। इस उत्तर प्रदेश सरकार में न्यायपालिका की ज़रूरत नहीं रह गई है। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी शास्त्री जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मौजूदा समय में सर जो राजनीति है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश में हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हम तमाम देखते हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य के जो मामले हैं उन पर ध्यान देने की बजाय मंदिर, मस्जिद, इन्हीं चीज़ों पे जो है फोकस है। हम चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा का बयान हो, धर्म विशेष की राजनीति की जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर या भारत देश के अंदर ये जो जितने भी, चाहे भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे सपा और बसपा है, ये संविधान की राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर ये संविधान की राजनीति करते होते तो ये जो आप मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, ये मंदिर मस्जिद का मामला अपने आप सुलझ जाता। लेकिन इस पर क्या कहते हैं कि भारत का जो संविधान है, जिस दिन भारत का संविधान लागू हो जाएगा उस दिन सारे मसले अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जैसे भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि यानी जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय चाहिए। और जब सामाजिक न्याय की बात करना चाहते हैं तो समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज रहना चाहिए। आज तक समता नहीं आई। आज समाज में छुआछूत है, भेदभाव है, ऊंच नीचे ये सब बना हुआ है। आर्थिक आज़ादी की बात करना चाहते हैं तो आज देश की 77% जनता 20 रुपये रोज़ पर गुजारा कर रही है। ये आदर्श सेन गुप्ता आयोग की रिपोर्ट बता रही है। और हम राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो 40.5% अति पिछड़ा वर्ग है, इसके अपवाद को छोड़ दीजिए, इसका न कोई एमपी है न कोई इसका एमएलए है। तो जब इसका कोई एमपी एमएलए नहीं है तो राजनीति में इसकी भागीदारी नहीं है। ये हमारी प्रस्तावना है। और जब भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत के संविधान में जो भाग 1 है और अनुच्छेद 1 आता है, इट इज़ इंडिया दैट इज़ भारत। ये इंडिया है जिसे भारत कहा जाता है। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री कभी इसको ना इंडिया कहता, ना भारत कहता, हिंदुस्तान की बात करता है। अगर उनसे पूछा जाए, देश के प्रधानमंत्री हो मोदी जी, आपको अनुच्छेद 1 नहीं आता है, तो इस तरीके से। और जो क्या कहते हैं कि भाग 2 है, भाग 2 में नागरिकता है। तो नागरिकता का जब आ गया तो जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1950 में नागरिकता तय कर दी कि भारत का नागरिक कौन होगा, तो ये नई नागरिकता बिल लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने नागरिकता बिल ला करके यानी क्या कहते हैं, पिछड़ों को उलझा दिया है, पिछड़ों को हक से वंचित करना। भाग 3 मौलिक अधिकार की बात करते हैं। मौलिक अधिकार में जो 15/4, 16/4 सामाजिक शैक्षिक पिछड़ापन था, जिसमें SC, ST, OBC के लिए अधिकार दिया गया था, तो SC, ST, OBC को अधिकार पाने के लिए यानी क्या कहते हैं कि समिति जो है रिपोर्ट देगी, आयोग जो है क्या कहते हैं कि उसको जांच करेगा। जैसे मंडल कमीशन था, उसने जांच किया, जांच करने के बाद 27% आरक्षण दिया। लेकिन वहीं पर यानी 10% जो सवर्ण आरक्षण है, इसके लिए न किसी समिति की ज़रूरत पड़ी, न किसी आयोग की ज़रूरत पड़ी, और 3 दिन में आरक्षण पास कर दिया जाता है। जबकि सवर्ण शब्द संविधान में है ही नहीं है। संविधान में तो अगड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग है। लेकिन चूँकि देश की जनता नहीं जाती है, जैसे जानते हैं वैसे पूछते हैं, संविधान की राजनीति हुई। और इसके बाद मान लीजिए कि यानी भाग 1, भाग 2, भाग 3, इस पर अभी यानी वो मामला जो चल रहा है। लेकिन इस देश की सरकारें भाग 4 को नहीं बताया। भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे स्थानीय स्वशासन में नगरपालिका हो, पंचायती राज हो या अन्य कोई भी प्राधिकारी हो, तो अनुच्छेद 36 कहता है कि इनको लागू करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 37 में कहा जाता है कि जब सरकार इसको लागू करेगी तो न्यायपालिका इस पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। और अनुच्छेद 38 कहता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देश की जनता को दिया जाए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय अनुच्छेद 38 में कहा गया है। अनुच्छेद 39 कहता है, 39 में के 5 भाग। अगर इस देश में जो अनुच्छेद 39 का क, ख, ग, घ अंगा पढ़ा दिया जाए, क्या कौन पढ़ा दिया जाए? का, ख, ग, घ अंगा। यानी 39 का कहता है प्रत्येक महिला और पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। प्रत्येक महिला और पुरुष को, इसमें जाति धर्म नहीं लिखा है। और इनको अधिकार प्रहाम मिलना चाहिए। 39 का हम कहा गया जल, जंगल, ज़मीन में मिलना चाहिए। जल का मतलब है कि नदियाँ, समुद्र और झील के किनारे बसने वाले लोग।
जंगल का मतलब है जो आदिवासी लोग हैं, और ज़मीन का मतलब मैदानी भाग में जो लोग बसे हैं। आज 94% धरती सवर्णों के पास है। मंडल कमीशन ने बताया था 94% धरती सवर्णों के पास है। उस 94% धरती में अगर सवर्णों के पास है तो 6% धरती जो बची है उसमें 6% में 4% ओबीसी के पास है, और क्या कहते हैं कि 1% अल्पसंख्यकों के पास है, और 1% में SC ST पूरा समाज है। तो जिसको इस देश में 1% धरती में मतलब मिला, भागीदारी मिली, उसको कैसे सम्मान बढ़ेगा। तो ये 39 क्या कहते हैं ख है, 39 गा कहता, साफ 39 गा कहता वित्त का समान वितरण, यानी वित्त का संकेंद्र ना हो, यानी प्राकृतिक संपदाओं से प्राप्त राष्ट्रीय आय जनता में बांटी जाए। आज की तारीख में 11,254 रुपये यानी राष्ट्रीय आय प्राकृतिक संपदा से है। अगर ये प्राकृतिक संपदा से प्राप्त राष्ट्रीय आय प्रत्येक मतदाता को दे दी जाए तो उसकी यानी माली हालत, आर्थिक हालत बहुत सुधर जाएगी, लेकिन ये करना नहीं चाहते। तो ये 39 गा 3 ये है। और इसके बाद चौथा क्या है, यानी 39 घा में कहता है समान कार्य समान वेतन। जहाँ कार्य समान होगा वहाँ वेतन समान होगा। जैसे आप मीडिया कर्मी हैं तो यहीं पर मीडिया कर्मी का मतलब है कि आप भी समाचार संकलन का काम कर रहे हैं। उसी तरीके से यानी जो भारत सरकार का जो विभाग है, रेडियो टेलीविज़न है, वो भी काम कर रहा है। तो जब आपका यानी जो प्राइवेट मीडिया है और जो सरकारी मीडिया है, दोनों मीडिया समाचार संकलन कर रहे हैं, लेकिन दोनों की सुविधाएँ जो है वो उसमें जो है भिन्नता है। और मौलिक अधिकार पार्टी क्या चाहती है, जहाँ समान कार्य होगा, वो चाहे सरकारी मीडिया हो चाहे प्राइवेट मीडिया हो, मीडिया वालों का जो समान कार्य है तो समान वेतन होना है, समान सेवा शर्तें होनी चाहिए। ये सारी बातें हैं। तो 39 का हो गया। 39 अंगा में बोलता है कर्मकार और सुकुमार, यानी जो कर्मकार हैं, जो श्रमिक हैं, 105 करोड़ मजदूर हैं, और 105 करोड़ मजदूरों के लिए श्रम मंत्रालय बनाया गया है। श्रम मंत्रालय की 14 योजनाएँ हैं। आज तक 14 योजनाओं के बारे में जानकारी तक नहीं दी जाती है, और उसका जो श्रम विभाग का यानी 95% धन 31 मार्च को वापस चला जाता है जनता के लिए। क्योंकि पंजीकरण का नियम इतना टेढ़ा है कि उस पंजीकरण कोई मजदूर जो है श्रम विभाग में पंजीकरण नहीं करा पाता है। और 39 क्या कहते हैं कि उसमें क्या यानी कर्मकार हो गया, और जो सुकुमार हो गया अंगा में, जो सुकुमार है क्या जो बच्चा है, तो उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे किसकी है, भारत सरकार की है, राज्य सरकार की है। लेकिन आज जो 14 साल के बच्चे, और चाहे वो क्या कहते हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे, वो कहीं क्या होटल पर बर्तन मांज रहे हैं, कहीं वो गली गली जो है कूड़ा बेच रहे हैं, जबकि 39 अंगा का उल्लंघन हो रहा है। तो इस पर हम चूँकि हम लोग संविधान पर बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 36 से 51 तक अगर लागू कर दिया जाए तो क्या कहते हैं देश की दशा बदल जाएगी। अगर हमारा प्रतिनिधि रविन्द्रनाथ शर्मा अगर जीत करके जाएगा तो सबसे पहले उससे हम यही कहेंगे कि यानी जब लोकसभा की कार्यवाही होगी, उस लोकसभा अध्यक्ष से यही निवेदन करेंगे कि भारत के संविधान का यानी जो क्या कहते हैं भाग 4 है, और उसका अनुच्छेद 39 यानी अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 50 पहले लागू करो। हाँ जी। लेकिन सर जो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, ये पहले से ही जो हैं आप बात कर रहे हैं वंचित शोषित समाज की आवाज़ की, जो दबे कुचले उनकी, तो ये पार्टियां भी दावा करती हैं कि ये दबे पिछड़े इन लोगों की आवाज़ उठाती हैं, इनके अधिकारों की बात करती हैं। हाँ। तो ऐसे में लोग मौलिक अधिकार पार्टी क्या लोग कनेक्ट करेंगे इस पार्टी से, मौलिक अधिकार पार्टी से? नहीं, ऐसा है कि अगर समाजवादी पार्टी हो, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी क्या कहते हैं कि अखिलेश यादव जी हैं, अगर उनका इंटरव्यू आप ले लीजिए तो संविधान के बारे में ABCD उनको नहीं मालूम है, ये मेरा दावा है। और मायावती जी भले क्या वो यानी अधिवक्ता रह चुकी हों, लेकिन उनको भी वो अगर जब पढ़ रही थी तो भले उन्होंने संविधान को पढ़ा होगा, लेकिन आज संविधान के बारे में उनको भी जानकारी नहीं है। लेकिन सर भारत की राजनीति तो ऐसी ही बन गई है, अगर आप कितने भी पढ़े लिखे हों, अगर आप बैरिस्टर हैं या काफ़ी हाई डिग्री ली है आपने, आप डॉक्टर भी हैं, डॉक्टरेट भी हासिल किया है, अगर वो राजनीति में उतरेगा तो सच्चाई यही है कि उसको वोट नहीं मिलता है जनता का। जिस पार्टी के पास पैसा है, जिस पार्टी के पास मीडिया है,
वही पार्टी जो है भारत में चुनावी प्रक्रिया में जो है अपना स्थान बना पाती है। ऐसे में जो मौलिक अधिकार जैसी पार्टियां हैं, आप क्या सोचते हैं कि छोटी पार्टियां जिनके जो एक अच्छे मकसद से राजनीति में उतर रही हैं, कैसे वो आम लोगों तक पहुंच सकती हैं, आम लोग का भरोसा जीत सकती हैं? कि आज़ादी के 75 वर्ष में किसी भी राजनीतिक दल ने संवैधानिक कार्य नहीं किया। यदि संविधान के अनुसार कार्य है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान था, उसको लोग बाबा साहब का नाम लेके हैं, लेकिन मानते हैं कि बाबा साहब ने जो लिखा है वो बहुत बढ़िया नहीं लिखा है। सर, आप आजमगढ़ में हैं, क्या लगता है मौलिक अधिकार पार्टी इस बार पहली बार चुनाव लड़ रही है, क्या परफॉर्मेंस हो पाएगा? मौलिक अधिकार पार्टी चुनाव मैदान में पहली बार भले आई हुई है, लेकिन मौलिक अधिकार पार्टी ने मजबूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और समाजवादी पार्टी के नेताओं को, मजबूर कर दिया कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग जो है प्रचार प्रसार में आ रहे हैं और पूरा जो है इस समय उन्होंने डेरा डाल रखा है कि किसी न किसी तरीके से इस सीट को हमको निकालना है। लेकिन मौलिक अधिकार पार्टी उनके मंसूबों को जो है सफल नहीं होने देगी। मौलिक अधिकार पार्टी एक नया इतिहास रचने जा रही है। सर, आजमगढ़ एक बड़ा क्षेत्र है, बड़ी जनसंख्या है, लगभग 18 लाख जो हैं मतदाता हैं यहाँ पे। सभी तक मौलिक अधिकार पार्टी का जो संदेश है या उसके विचार हैं कैसे पहुँचेगा सर, क्योंकि संसाधनों की कमी कहीं ना कहीं महसूस होती है? मौलिक अधिकार पार्टी कॉन्टैक्ट मीडिया के माध्यम से परिवार के पास जा रही है, डोर टू डोर हम लोग जा रहे हैं। जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम लोग जो है यहाँ पे पहले से काम कर रहे थे, काफ़ी दिन से काम कर रहे थे। जैसे ही हम लोगों को पता लगा कि जो है यहाँ से अखिलेश यादव ने इस्तीफ़ा दे दिया, तभी से हम लोगों ने जो है काम करना चालू कर दिया था और जनता के बीच में जा कर के बूथ स्तर पे हम लोगों ने जा कर के लोगों को तैयार किया था, उनका हमने नंबर लिया था और उनके पास पंपलेट के पहुँचा रहे हैं, अपना चुनाव निशान पहुँचा रहे हैं और इस तरीके से हमारा जो है उस क्षेत्र में पूरी तरीके से पंपलेट पहुँचा। जब मैं रोड पे घूमता हूँ या आम जनता से भी बात करता हूँ तो सिर्फ 3 ही पार्टियों की चर्चा होती है। मौलिक अधिकार पार्टी कैसे अपना मकाम, अपनी पहचान बनाएगी? मौलिक अधिकार पार्टी डोर टू डोर जा कर के लोगों के सामने, लोगों के घर मुँह समझा रही है। हम दिखाते नहीं, हम काम करते हैं। लेकिन सर, जो दिखता है वही बिकता है। अगर लोग जानेंगे ही नहीं तो वोट कैसे दे पाए? तो इसीलिए तो बता रहे हैं, लोगों को घर में जा कर के हम हकीकत बता रहे हैं और लोग साइलेंट हैं। आज उनको अगर चाहे वो बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, अगर उनको डर नहीं होता तो अपने सारे कैबिनेट नहीं बुला लेते। जैसे मैं मौलिक अधिकार पार्टी का सिर्फ प्रत्याशी घूम रहा, कार्यकर्ता घूम रहे हैं जिले के, और उनका तो पूरा कैबिनेट आकर के बैठ गया है। उनको मौलिक अधिकार पार्टी से डर लग रही है। रविंद्रनाथ शर्मा जी हैं, यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं, तो थोड़ा अगर आप उनकी पृष्ठभूमि के बारे में बता पाएंगे कि आम जनता तक उनकी पहुँच कैसी है और कैसा है लोगों में उनको लेकर कैसा उत्साह है लोगों? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस समय वो आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया में रहते हैं, लेकिन वो मूल निवासी आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सिटी के रहने वाले हैं। यहाँ के बच्चा से वो वाकिफ़ हैं, वो समाज सेवी हैं, इसके पहले बहुत समाज सेवा किया है और आजमगढ़ की जनता उनको अच्छी तरह जानती और पहचानती है, बाय नेम बाय फेस, और वो सबको दिलों में रहते हैं। लेकिन सर, वो निरहुआ कितने चर्चित हैं, भोजपुरी सिनेमा में हैं, इतना प्रभाव है उनका। और चाहे हम अखिलेश यादव की भी बात करें, क्योंकि आजमगढ़ जो है माना जाता है सपा और बसपा का जो गढ़ माना जाता है। आप अगर लोकसभा की बात करेंगे तो पहले मुलायम सिंह यादव, उसके बाद अखिलेश यादव जी थे और फिर अब धर्मेंद्र यादव जी। तो क्या लगता है, चुनौती जो है वो तो बहुत कठिन लग रही है? देखिए, मैं पहली बात ये कहना चाहूँगा कि हम उनको निरहुआ नहीं कह सकते, क्योंकि वो किसी पिक्चर में निरहुआ का रोल अदा किए थे। वो माननीय प्रत्याशी दिनेश कुमार यादव जी हैं। रह गई बात फिल्मी दुनिया की या चमक दमक की, तो ये आप जानते हैं देश को फिल्मी दुनिया सितारे नहीं चलाते। हम पिछली बार ले जाना चाहेंगे पीछे इतिहास के में कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय 2 चर्चा चल रही थी, नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच, कि ये दक्ष सरकार यहाँ होनी चाहिए कि प्रतिनिधि सरकार होनी चाहिए। तो इस बात पे हुआ, नेहरू जी ने कहा दक्ष सरकार होनी चाहिए, तो अम्बेडकर जी ने कहा कि नहीं, चूँकि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं,
हमारे समाज के पास क्या क्या परेशानी है, उनके प्रतिनिधि आकर के इस संसद में और असेंबली में बताएंगे, उस अनुसार कानून बनेगा। इससे साफ जाहिर है कि अगर दिनेश कुमार यादव जाते हैं तो किस समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे, वो किस समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे वहाँ, ये साफ क्लियर है कि वो फिल्मी दुनिया से हैं, फिल्मी दुनिया का प्रतिनिधित्व करेंगे, आम जनता से उनका मतलब नहीं रहेगा। केंद्र सरकार अभी एक योजना लेके आई है, अग्निवीर योजना, सेना में भर्ती, जिसको लेकर पूरे देश में आज देखें तो आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह हिंसा भी हो रही है। इस योजना पे क्या समझते हैं? बहुत स्पष्ट है, अग्निवीर योजना सेना के खिलाफ है। ये पूंजीपतियों के लिए चौकीदार का वो ट्रेनिंग दिलवा रही है। अब आप देखिए, जितने लोगों की भर्ती होगी उसमें से 25% छांट दिए जाएंगे, 10% कौन रोके जाएंगे? जो 10% सवर्ण आरक्षण है वही 25% रोके जाएंगे। इसके बाद जो और चीज़ों में और विभागों में ये आरक्षण दे रहे हैं कि 10% पुलिस में आरक्षण हो जाएगा, सीआरपी में आरक्षण हो जाएगा, वो जो 75% में भी सवर्ण रहेंगे उन्हीं लोगों को आरक्षण मिलेगा। SC ST OBC इससे दूर कर दिए जाएंगे। और जब SC ST OBC खाने के लिए दर दर ठोकर खाएंगे, सेना से निकले रहेंगे, तो वो पूंजीपतियों के, अडानी के, अंबानी के, विदेशी कंपनियों की चौकीदारी करने के लिए मजबूर होंगे और उनके लिए चौकीदारी ये ट्रेनिंग दी जा रही चौकीदारों की। केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। पिछले 8 सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, 8-9 सालों से, अगर उनका इतिहास देखा जाए तो उन्होंने निजीकरण किया है, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर वो आए हैं, और तमाम ऐसी चीज़ें वो कर रहे हैं जो इस देश के बहुजनों, वंचितों, शोषितों के हक़ में नहीं नज़र आती है। तो क्या समझते हैं केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में? देखिए, कहना नहीं चाहिए, हम लोग संवैधानिक आदमी हैं, लेकिन आपने जो क्वेश्चन छेड़ दिया है, मैं मजबूरी में कह रहा हूँ, हमारा स्वभाव नहीं कि हम कहें। जब कोई चोर भैंस चुराता है तो उसके गले में जो घंटा होता है, घंटी बंधी होती है, उसको एक आदमी लेकर के पूरब दिशा को घंटी बजाते हुए जाता है, दूसरा आदमी भैंस लेकर के पूरब दिशा को निकल जाता है। तो घंटी की आवाज़ सुन करके जो रखवाले होते हैं, स्वामी होता है भैंस का, वो तो घंटी वालों तरफ भागता है, जबकि भैंस उधर नहीं होती। तो केंद्र सरकार के कथनी करनी का यही अंतर है कि जो वो करती है वो कहती नहीं, जो वो कहती है वो करती नहीं। तो अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ जी की, तो वो कहते हैं, अपने आप को दलित हितैषी बताते हैं, दलितों के यहाँ खाना जाके खाते हैं, मीडिया में जो है खबरें चलती हैं, उस पर क्या बोलें? हितैषी होना दिखाया नहीं जाता, हितैषी होना काम करके दिखाया जाता है। देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, देश की जनता अनपढ़ नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने जो पढ़ने का अधिकार दे दिया है, उससे देश की जनता पढ़ कर के ये समझ चुकी है कि आदमी कौन सा क्या कर रहा है। तो उनके दिखावा को लोग जानते हैं कि वो केवल दिखावा करते हैं, लेकिन उनके कार्यों की भी समीक्षा करते हैं कि उनके कार्य क्या हैं। तो हमेशा SC ST OBC के खिलाफ कार्य होता है। जितना मैं आजमगढ़ में घूमा हूँ, यहाँ न तो शिक्षा है, न चिकित्सा है, न रोजगार है। दूसरे शब्दों में कह लें तो न दवाई है, न पढ़ाई है, न कमाई है। ये मेन समस्या है। जो ही ये समस्या पूरी हो जाएगी, आम जनता खुशहाल हो जाएगा। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये